My dear students, we are looking at the management at three different places. Management at the royal palace of the kings and princes, management at the religious institutions and what were the thoughts being developed in the churches, and how the management practices were affecting the common people in the society, the laborers and the tenants and the consumers. Keeping that in mind, very interestingly, you will realize that the civil service academies which you see them in Pakistan and the other Commonwealth countries, and the universities, which the way curriculum is developed and is presented, even today you will find that the medieval Europe management thoughts and practices are prevailing. कॉलेज का लफ्ज हमने यूज किया था ना, इट्स कमिंग फ्रॉम द चर्च, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स. यूनिवर्सिटी के अंदर हायरार्की का जो सिस्टम है, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मॉडल आपने आज भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर बनाया हुआ है, ये सब इन तीन इंस्टीट्यूशंस को सामने रखते हुए डेवलप हुआ. इन्फ्लुएंस ऑफ दैट 15th century, 16th century and 14th century medieval Europe and the management practices in business are still detectable. कैसे? मिसाल के तौर पर, rules which were developed by Saint Benedict. Again, if you go to the Christian belief, you will see a very good contribution of these rules developed at the religious institutions. Rules of the Saint Benedict, लेकिन चूंकि आम मैनेजमेंट की किताबों में उसका जिक्र नहीं है, तो कभी आप उसको रिलेट नहीं कर पाते, और इसीलिए फिर ये हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट का कोर्स उसको रिलेट कर रहा है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला कोर्स होता है, आपको याद होगा, उसमें आप कहते हैं जी एडवर्ड टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट. हेनरी फॉयल का नाम आता है ना उसमें, जिसको आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फॉयल ने दिए फ्रांस में, जो इंजीनियर था, आपने पढ़े होंगे. एक्चुअली दोज आर द मैनेजमेंट आइडियाज ऑफ हेनरी फॉयल इन फ्रांस. दे वर टेकन फ्रॉम द रूल्स ऑफ सेंट बेनेडिक्ट. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट, ये वो प्रैक्टिसेस जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पेरिस की यूनिवर्सिटियों में इंप्लीमेंट की, इसलिए उस वक्त फैकल्टी तो सारी वहां से आ रही थी ना. वही चीज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट आए, तो हेनरी फॉयल ने फ्रांस में जो आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, बेसिकली ये वही हैं और वहीं से इन्फ्लुएंस है. So let's develop an organization model of today. Very interestingly, you will see that king or prince is the head of the state. आज आप कहेंगे CEO is the head of the organization. ऐसा ही है ना? तो 15th century में यूरोप में किंग और द प्रिंस, रॉयल फैमिली है ना, तो किंग और द प्रिंस इज द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट को गवर्न करने के लिए उन्होंने सेनेट बना दी, कांग्रेस बना दी, पार्लियामेंट बना दी. मुख्तलिफ मुल्कों में आपको मुख्तलिफ नाम मिलेंगे. तो सेनेट, कांग्रेस और पार्लियामेंट वाज द हार्ट ऑफ द स्टेट. वहां पर फंक्शनल रूल्स तय होते हैं, डायनेमिक प्रैक्टिसेस तय होती हैं, सोसाइटी को कैसे गवर्न करना हो उसकी पॉलिसीज तय होती हैं. Its heart, which is pumping the energy to the whole state, to the whole body, to the whole organization. आज कह लीजिए आप जो सीनियर मैनेजमेंट टीम होती है स्टेट के अंदर, वो सेनेट, कांग्रेस और पार्लियामेंट कहलाती है. सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसको आज आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव टीम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसलिए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर आई,
اس سے پہلے تو پبلک آرگنائزیشن تھی, اور پبلک آرگنائزیشن ساری کی ساری they report to the king. They were governed by the civil administrators, by the bureaucrats. And remember, these civil administrators were coming from the church. So civil administrators, army के soldiers, agriculture workers, पूरी स्टेट की एक्टिविटीज को गवर्न करना है ना, तो knowledgeable लोग bureaucrats, civil administrator, influenced by the religious institution, very close to the palace of the king. Soldiers to protect the king and to protect the land of the state. Agriculture workers to work on the land. Land belonging to the church and land belonging to the state. These were the arms and the limbs of the king. तो हेड जो है वो किंग हुआ, हार्ट जो है वो सेनेट की शक्ल में सामने आई, या बोर्ड ऑफ गवर्नर कह लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में. कंट्री के लेवल के ऊपर कहीं पर उसको कांग्रेस कहते हैं, कहीं पे सेनेट कहते हैं, कहीं पे सीनियर मैनेजमेंट टीम कहते हैं. ये सब लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल प्रेजेंट करते हैं जो आज भी मौजूद है. और इसीलिए ये जो सिविल एकेडमीज हैं जहां पर आप ब्यूरोक्रेट्स को, who are intelligent people, who are knowledgeable people, but of course after the 16th century they were not coming from the churches. New system was developed, and that system completely segregated the church of that time will have no role in the affairs of the state, and the market will run under the free market rules. Remember the Adam Smiths? He presented his economic principles in 1776. तो ये 16th century के अंदर यूरोप में ये सब scientific revolution, Newton came along, Galileo came along, scientific observations effected and asked for objective evidences. Religious belief, which was more subjective, were challenged. And people, the universities and the faculty start developing a bias that objective evidence, something which you can see through your five senses. वही होगा ना objective evidence. Something which you can touch, something which you can measure, objective evidence. वही असल हकीकत है. और ये जो बिलीफ है, देखिए बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं होता, वो सब्जेक्टिव है. क्रिश्चियन बिलीफ, जुडाइज्म पे बिलीफ, बुद्ध मत पे बिलीफ, इस्लाम पे बिलीफ, इट्स ऑल सब्जेक्टिव. अब आप कहेंगे उसका एविडेंस, बिलीफ है ही सब्जेक्टिव. अब ये बहस शुरू हो गई 16th century और 17th century में. And then a time came along when the science took over, wheel was presented, industry came along, and we will see how then the state and the governance structure and the market structure and the religious structures got separated. Very interesting how the management thought is being developed. Thank you for listening.